Hello friends, how are you? I hope you people are fine, taking care of your health and I am doing great। और आज हम अपना करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर 5। अभी तक 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हमने लेक्चर पढ़े हैं और अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है टैक्स के बारे में, हु लेवीज टैक्स। तो वी हैव स्टडीड अबाउट टैक्सेस, उसकी लेवी कैसे होती है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्ट क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्स रेट्स। और टैक्स रेट्स हमने पढ़े हैं इंडिविजुअल के वी हैव स्टडी टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, हमने हु इज लायबल टू पे टैक्स, लायबिलिटी जो होती है, लायबिलिटी टू पे टैक्स कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम चली जाए, या आप कह सकते हो 4 पीज। पहला पी था पर्सन, दूसरा पी था प्रीवियस ईयर, तीसरा पी था असेसमेंट ईयर, चौथा पी था परसेंटेज। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 पीज। एक पर्सन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31। और 2 क्लॉज 31 में जो पर्सन है, इसके अंदर 7 कैटेगरीज आती है। 7 कैटेगरीज आती है। दे आर 7 categories of person। 7 categories of persons। 7 categories में पहला है individual, we have done। Second is Hindu undivided family। Third is firm। Fourth is AOP BOI। Fifth is company। Sixth is local authority। And seventh is artificial judicial person, जिसको we call it AJP। So friends, अगर कोई आपसे पूछे who is liable to pay income tax, your answer will be very clear। Person is liable to pay income tax। Person includes 7 categories। And 7 categories, first is individual, which included human beings। We have already discussed male, female, minor, lunatic। Acha, how will lunatic pay tax, how will minor pay tax? That's not to be done right now, but you should be knowing who is liable to pay tax। So minors, majors, ganja, balwala, everybody is liable to pay tax। Now in today's lecture number 5, basic concept lecture number 5, we are going to study this 3 कैटेगरीज। तो इनके टैक्स रेट्स और इनके बारे में समझने वाले ये होते क्या हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। यस, ये 1 वॉज अ नेचुरल पर्सन, बाकी जो 6 हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन हैं, इनका टैक्स कैसे लगता है, इनको टैक्स कैसे देना होता है, कितना देना होता है, वो पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में जो आज हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस 6 पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द हेडिंग इन योर registers, Hindu undivided family। Hindu undivided family, जिसको हम call it HUF। So second person who is liable to pay income tax is known as Hindu undivided family। Let's understand the concept of Hindu undivided family first, क्योंकि ये artificial person है, second category आ गया। ये होता क्या है, इनके टैक्स रेट कैसे होते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आप समझने वाले हैं। आइए दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट हिंदू। हिंदू मींस हिंदू। अरे हिंदू मींस डज नॉट इंक्लूड क्रिश्चियंस, डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम्स। इट इंक्लूड्स नॉन क्रिश्चियंस, नॉन मुस्लिम, या ये बोलो जो हिंदू लॉ में गवर्नड है, तो जिसके अंदर पंजाबी हो, जी बनिया हो, क्षत्रिय हो, खत्री हो, जाट हो, सब कवर्ड हो जाता है। इनफैक्ट सिख फैमिलीज आर आल्सो कवर्ड इन हिंदू लॉ। सो जिनका अपना अलग लॉ है, मुस्लिम्स का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस का अपना लॉ है, पारसीज का अपना लॉ है। देखिएगा, उनके अपने रिलेशनशिप्स अलग होते हैं, समझे मेरी बात। मैरिज का लॉज उनके अलग हैं, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, है ना। कबूल है,
विल यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज ए लीगली वेडिड हस्बैंड वाइफ? यस। तो हमारे में कॉन्सेप्ट अलग है। डेथ के बाद क्रिमेशन का सिस्टम, किसी में बरियल का सिस्टम, तो वहां के लॉज अलग हैं। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट, जहां पर आपके अपने नियम हैं शादी के, मरने के, जीने के, उन पे ये लागू नहीं होता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आपके पंजाबीज, बनियास, सिख फैमिलीज, जैन फैमिलीज, एक्सेट्रा सब इंक्लूडेड है, जहां पर हिंदू लॉ उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है। अनडिवाइडेड मतलब नॉट पार्टीशन, अभी तक फैमिली का विभाजन नहीं हुआ है। हाँ जी। और ये फैमिली कैसे बनती है, एचयूएफ बनती कैसे है, होती कैसे, इसके ऊपर इतना डाउट है बच्चों के मन में, इनफैक्ट प्रोफेशनल्स के मन में तक, कि भाई ये एचयूएफ होती क्या है। इंडिविजुअल तो पता है आप और मैं है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन साहब की अपनी इनकम है, अपनी बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपए। अपनी बिजनेस इनकम है जी 10 लाख रुपए। और आपको पता 10 लाख से ऊपर कोई भी अगर आप कमाई करते हैं इंडिविजुअल के केस में तो वो अगर नॉर्मली 30% में टैक्स होती है, अनटिल अनलेस असेसमेंट ईयर 21-22 से वो कुछ नया टैक्स रेट्स आ गए हैं जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताए थे। लेकिन असेसमेंट ईयर 20-21 है हमारा एग्जाम में, असेसमेंट ईयर 20-21 एग्जाम में, तो वहां पर स्लैब बड़े इजी हैं। याद करिएगा 21-22 असेसमेंट ईयर है उन लोगों के लिए जिनके एग्जाम्स 2021 में होंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 2020 कुछ स्पेशल ईयर चल रहा है, आपको पता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, कहीं लेट हो रहे हैं। तो हमारा जून या मई जैसे भी 2020 के एग्जाम्स के लिए तो ये साल है 20-21, और 2021 है 21 के एग्जाम्स के लिए 21-22। अब 20-21 के एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाते हैं, 2020 में नहीं होते, मान लो वह सिचुएशन हो गई, 21 में हो गए, तो वो देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है हमें कि भाई 2000 असेसमेंट ईयर 20-21 के हिसाब से चेक करेंगे या 21-22 असेसमेंट ईयर। वो मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साहब 10 लाख कमाते हैं। और हाँ, 21-22 में एक नया सेक्शन आ गया है 115 BAC, जिसमें स्लैब रेट्स नए हो गए हैं। अगर आप 21-22 में 115 BAC में कवर्ड हैं तो आपके ऊपर न्यू स्लैब लगते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आप 115 BAC में कवर्ड नहीं है तो आपके ऊपर 20-21 वाले स्लैब लगेंगे, वही 2.5, 5 और 10। और 20-21 में आपको पता है 3 स्लैब रेट्स हैं। तो ये बात थोड़ा सा भी डिस्कस ज्यादा नहीं कर रहे डिटेल में, इन बातों को थोड़ा सा भी दिमाग में रखना है बस। तो मैंने आपको रिपीट कर देता हूं, 2020 में एग्जाम्स हैं तो असेसमेंट ईयर 20-21 है। भगवान करे 2020 में एग्जाम हो जाए, बढ़े ना आगे, और बढ़ते हैं आगे फिर हमें देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट कौन सा असेसमेंट ईयर मांगेगा हमसे। मेरे हिसाब से तो असेसमेंट ईयर 20-21 ही मांगेगा, 2020 के एग्जाम 2020 में हो या वो पोस्टपोन हो जाए। जिनके एग्जाम 21-22 या 2021 में है उनके लिए न्यू स्लैब्स हैं, और वो न्यू स्लैब्स मैंने बताए थे ना, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, वो भी जब अगर आप 115 BAC में कवर्ड है। अगर आप 115 BAC में कवर्ड नहीं है तो आप पे भी वही स्लैब्स हैं, 2.5, 5, 10, 15, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन। अगर 115 BAC में कवर्ड हो गए तो वो न्यू स्लैब्स सबके लिए कॉमन है, एक ही है, वो 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। चलिए, तो डिटेल्ड चीजें अभी नहीं, अभी आप कॉन्सेप्ट को खाली समझने पे जोर लगाओ कि अमित जी हैं, उनकी इनकम 10 लाख रुपए है और वो अपने आप कर रहे हैं, एक्टिंग से कमा रहे हैं, ये उनकी ये एक्टिंग की इनकम है। तो बिजनेस प्रोफेशन इनकम कह लो, तो ये उनकी एक्टिंग की इनकम है। अब उन्होंने सोचा मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोलूंगा, मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोलूंगा, मूवीज बनाऊंगा, और प्रोडक्शन हाउस खोलकर
एक्सपेक्टेड है उनको इनकम आनी 5 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड है इनकम आनी 5 लाख रुपए। तो अब उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, उनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, प्रोफेशन की इनकम 10 लाख रुपए और प्रोडक्शन हाउस की इनकम, हाँ जी बच्चों, प्रोडक्शन हाउस की इनकम वो लगभग 5 लाख रुपए। तो टोटल इनकम 5 लाख 15 लाख हो जाएगी। अब 15 लाख पे टैक्स तो ज्यादा बनेगा, तो अब क्या करें, वो चाहते हैं कि 10 लाख अलग टैक्स हो, 5 लाख अलग टैक्स हो। अमित जी की शादी किससे हुई, जया जी से, तो मिसेस जया बच्चन। और फैमिली कब पूरी होती है, जब आप शादी हो जाती है। अब एज पर हिंदू लॉ, व्हेनेवर अ मेल हिंदू गेट्स मैरिड टू अ फीमेल, ऑटोमेटिकली उसी दिन जब 7 फेरे पूरे हो गए, HUF कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे पार्टनरशिप डीड बनाने पर पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने पर ऑटोमेटिकली कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, बच्चा पैदा होने पे बच्चे का एग्जिस्टेंस हो जाता है। उसी प्रकार से व्हेनेवर अ मेल हिंदू गेट्स मैरिड टू अ फीमेल, HUF कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये लॉ रिकॉग्नाइज करता है ना, दिखती नहीं है ना, HUF कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब HUF आ गई, तो अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई जया जी से, उसी दिन ऑटोमेटिकली HUF बन गई, दिखाई नहीं देती, आर्टिफिशियल एंटिटी है, लॉ रिकॉग्नाइज करता है। समझ गए मेरी बात। अब क्या करें, अमित जी ने क्या किया, इस HUF का नामकरण करो। तो इस जो आपकी HUF बन गई है उसको नामकरण तो करो, जैसे व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न तो यू कीप अ नेम ऑफ द चाइल्ड ना। तो इसी तरीके से यहां पर आपने क्या किया, HUF का नाम रखा, और HUF का नाम रखा AB एंड सन्स HUF। अब जरूरी नहीं है कि आपको सन्स होने चाहिए जब ही HUF मानी जाएगी। HUF तो भाई 1+1 हो गया ना, HUF बन गई। अब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उससे मतलब नहीं है। तो ANB एंड सन्स HUF, ये नाम रख लिया, नेम रख लिया। अब आप क्या करिए, बैंक अकाउंट ओपन करवाइए, बैंक अकाउंट ओपन करिए AB एंड सन्स का। बैंक वालों से बोलिएगा मुझे करंट अकाउंट खोलना है। बैंक वालों ने किसके स्टेटस में खोलना है, कंपनी के, इंडिविजुअल के, HUF के। आप बोलिएगा HUF के स्टेटस में खोलना है, बैंक वाले खोल देंगे। उसके लिए करता जो होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली अमिताभ जी, उनका पैन कार्ड और वो सब, और HUF का भी पैन कार्ड चाहिए होगा, तो वो अप्लाई कर दीजिएगा। HUF का परमानेंट अकाउंट नंबर भी अप्लाई कर दीजिएगा। नाम रखने के बाद आप HUF का परमानेंट, उसमें फोटो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉडी है, साइन अमिताभ जी कर देंगे HUF के बिहाफ पे। बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अब इस बैंक में फंडिंग करिएगा। फंडिंग करते वक्त याद रखिएगा, बस जो मेंबर्स अपना गिफ्ट अमाउंट, या मेंबर्स जो हैं, जैसे अमित जी हैं अभी मेंबर्स और जया जी हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ना दे, अपने आप कोई अमाउंट गिफ्ट ना करें। हाँ, तो अमित जी और जया जी उसमें गिफ्ट ना करें। अगर गिफ्ट करेंगे तो उस इनकम की क्लबिंग हो जाती है। अगर गिफ्ट करेंगे ना तो क्लबिंग हो जाती है, वो इनकम HUF की नहीं मानी जाती। तो HUF आपसे बनी है, अब HUF स्टेटस समझ रहे हैं, तो HUF क्रिएट हो गई शादी होने पर, बैंक अकाउंट खोला। फंडिंग में आप लोन दे सकते हो, मेंबर्स लोन दे दें, बदले में ब्याज दे देना, और बैंकों से भी लोन लिया जा सकता है, या कोई एंसेस्ट्रल मनी, हाँ जी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, मनी था, वो डाला जा सकता है, बाप दादाओं का, वो डाला जाता है। इस फंडिंग से, इस पैसे से अमित जी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करें, प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करें। और प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने से वो जो 5 लाख की बिजनेस इनकम आएगी, 5 लाख आनी थी ना, अपने नाम से बिजनेस नहीं किया, HUF के नाम से किया, ये चार्जेबल होगी इन हैंड्स ऑफ HUF। यस, ये चार्जेबल होगी इन दी हैंड्स ऑफ HUF। 5 लाख रुपए ये अमित जी ही बिजनेस कर रहे हैं प्रोडक्शन का, लेकिन नाम कोई और लेकर, और लीगली गवर्नमेंट कहते करो। ऐसा लग रहा है ये तो सर आप ही का बिजनेस है, लेकिन नाम अलग है ना, गवर्नमेंट कह रहे करो। जैसे मेरे पास डिस्काउंट का कूपन है 10,000 रुपए का, 2 कूपन है,
गवर्नमेंट कहती है भाई 2 परचेज पे लगा लेना, 1 परचेज पे नहीं लगा सकते, तो कह रहे हैं करो। तो ऐसे में यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि आप एनयूएफ बनाओ और ये चार्जेबल इन दी हैंड्स ऑफ एचयूएफ हो जाएगा, एचयूएफ के हाथ में चार्जेबल हो जाएगा। अब एचयूएफ के हाथ में चार्जेबल होगा तो सेपरेट, सुनिएगा, एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख की भी अलाउड है। हाँ, सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की लिमिट अलाउड है, सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की अलाउड है। तो यानी कि और उसके ऊपर फिर टैक्स का रेट लगेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, समझिएगा मेरी बात। तो सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट अलाउ होगी जी, याद रखिएगा, सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की अलाउ होगी। और सुनिए बेस्ट पार्ट, उसके बाद एचयूएफ पे करेगी टैक्स, ऑब्वियसली आप पे करोगे एचयूएफ के अमाउंट से, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग अमाउंट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेंबर्स के हाथ में वो प्रॉफिट, मेंबर्स शेयर ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2। 10 क्लॉज 2 में मेंबर्स को जब वो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। बेस्ट पार्ट ये है, बात समझ आई। तो मेंबर्स का जो शेयर ऑफ इनकम, दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। देखो जी, अमित जी अपने नाम से एक बिजनेस तो कर ही देते हैं, प्रोडक्शन हाउस अपने नाम से करते तो इनकम जुड़ जाती, 15 हो जाती, 15 पे टैक्स देना पड़ता, एग्जेम्पशन लिमिट तो एक ही बार मिलती। तो अमित जी ने क्या किया, शादी तो हो गई थी जया जी के साथ, एचयूएफ ऑटोमेटिकली बनी हुई थी, उन्होंने एचयूएफ का अभी तक उपयोग नहीं किया था। एचयूएफ का नामकरण किया, पहला काम, पैन नंबर अप्लाई किया, दूसरा काम, बैंक अकाउंट खोला, तीसरा काम, चौथा काम फंडिंग, पांचवा काम बिजनेस स्टार्ट किया, छठा काम इनकम आई। इनकम ये एचयूएफ की मानी जाएगी। एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स में, एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स में, और एचयूएफ की इनकम एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होती है, और सेपरेट एग्जेम्पशन लिमिट लगती है। फिर एचयूएफ टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करने के बाद मेंबर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मेंबर्स के हाथ में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, तो पैसा आपको वापस मिल गया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। तो एचयूएफ एक टैक्स प्लानिंग टूल है, यस, और लीगल टूल है, ये कोई टैक्स इवेशन नहीं है, टैक्स प्लानिंग टूल है हिंदूज के लिए। इट इज अ टैक्स प्लानिंग टूल फॉर हिंदूज। तो ये टैक्स प्लानिंग टूल है जी हिंदूज के हाथ में, कि आप एचयूएफ बनाकर काम करो और एचयूएफ टैक्स देगी, तो आप 2.5 लाख अपने आप एग्जेम्पशन ले लो, 2.5 लाख एचयूएफ के नाम से ले लो। जैसे वही वाली बात होती है ना, एक आपका बिजनेस, एक आपकी वाइफ का बिजनेस है, मान लो अलग अलग एंटिटी है, वाइफ तुम्हारी कितनी ही प्रिय है, जान निछावर करते हो, है तो अलग एंटिटी ना, तो 2.5 की उनको मिलती है, 2.5 को आपको मिलती है। तो ऐसे एचयूएफ को भी 2.5 मिलती है और आपको भी। वैसे एचयूएफ दिखती नहीं है तो लगता है होती नहीं है, भाई जो चीज दिखती नहीं है, भगवान में तो दिखते नहीं है लेकिन है नहीं क्या, हवा दिखती नहीं है नहीं क्या, समझो मेरी बात, आत्मा दिखती नहीं है नहीं क्या। तो इसी प्रकार से ये अदृश्य होती है, लेकिन इसको दृश्य बनाने में या दिखने में आपको ये सब काम करना पड़ता है। आपके फादर की एचयूएफ है, शादी हो गई आपके फादर की, सर क्या बात कर रहे हैं, बात समझ आ गई ना। तो यहां पर ये पॉइंट है कि ये एचयूएफ एक सेपरेट एंटिटी है, और बेस्ट पार्ट ये, एचयूएफ बनाकर टैक्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा टैक्स, अगर आप नॉर्मल टैक्स रेट लगाएं 2.5 लाख, 5 लाख, 12.5, 13,000 का टैक्स, और बाकी 4,83,000 मियाँ बीवी बांट लें, टैक्स लगेगा नहीं उनके हाथ में, क्योंकि टैक्स लग चुका है। तो अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं, टैक्स रेट्स, हाँ, टैक्स रेट्स ऑफ एचयूएफ, टैक्स रेट्स ऑफ एचयूएफ। अब जरा देखिएगा, ये असेसमेंट ईयर 20-21 के, ये असेसमेंट ईयर 21-22 के। अच्छा जी, पहले तो बात करें स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स लगेगा जी 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%।
अच्छा जी, यहां पर भी 21-22 में भी यही एचयूएफ के टैक्स रेट्स हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 21-22 असेसमेंट ईयर से, क्योंकि यहां पर लगती है फिनेंस एक्ट 2019 और यहां पर लगती है फाइनेंस एक्ट 2020, अगर आप कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 115 बी ए सी, जो मैंने इंडिविजुअल के केस में करवाया था, तो आपके पास ऑप्शन है ऑफ न्यू स्लैब रेट्स की। उसमें मैंने कहा था ये चीजें डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में करवाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी। भाग लोगे क्योंकि टैक्स बहुत इजी है, लेकिन उतना ही मुश्किल है जहां गड़बड़ी हो गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप 115 बीएसी, अगर आप 115 बीएसी में कवर्ड नहीं है तो आपके पास यही लगेंगे। तो आप क्या करें, इसको हटा के यहां पर लिखते हैं डू वाली बात कब, इफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बी ए सी, अगर आप कवर्ड नहीं हो तो आपके ऊपर भी ये वाले स्लैब लगेंगे। अगर आप कवर्ड नहीं हो 115 बीएसी में, तो यानी कि 21-22 में तो दो ऑप्शन हो गई कि अगर आप 115 बीएसी में कवर्ड हो तो आपके ऊपर यही स्लैब लगा, नहीं कवर्ड हो तो ये स्लैब लग जाएंगे, और आप कवर्ड हो तो आपके ऊपर ये नए वाले स्लैब्स लगेंगे। और नए वाले स्लैब्स क्या बताए थे, 2.5, 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 7.5 साढ़े सॉरी 0 से 2.5 नील लिख ही देता हूं, 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से ज्यादा 12.5 लाख तक बाबा 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और बाबा 15 लाख से ऊपर 30%। बस यही चीज शायद इंडिविजुअल में भी करवाई थी। अगर आप इंडिविजुअल हैं, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए टैक्स रेट है, कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर 3 स्लैब्स, 2.5, 3 और 5 इंडिविजुअल में, और 21-22 में यही स्लैब है। ऐसे एचयूएफ में तो 1 स्लैब ही है, 3 स्लैब नहीं होते। 20-21 में भी 1 स्लैब। यहां पर सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एचयूएफ में आप वेरी सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन लगा दो, यहां तो एक ही है। तो 20-21 में तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 20 ने असेसमेंट ईयर 21-22 में अगर आप कवर्ड नहीं होते तो यही स्लैब लगाएंगे, 2.5, 5, 7.5, 2.5, 5, 10 से ऊपर। लेकिन अगर आप 115 बीएसी में कवर्ड हो गए तो आपके पास ये न्यू ऑप्शन है। ठीक है ना। अब सेकंड बात सुनिए, हाँ जी, दूसरी बात, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, हाँ जी, अलाउड है, इनके लिए भी अलाउड है। बाकी टैक्स रेट सेम है, बस याद रखिएगा, बाकी टैक्स रेट डिट्टो सेम है एचयूएफ के लिए, खाली यही फर्क है 2 सालों वालों में। जैसे इंडिविजुअल में भी ना टैक्स रेट चाहे 20-21 क्यों 21-22 क्यों सेम है, बस यही फर्क होता, कवर्ड हो 115 बीएसी में या नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर, जो भी आपको कंफ्यूजन है, 9354117801, ये मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है, प्लीज इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कॉल कर सकते हैं, वो मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन आप व्हाट्सएप कर लो, उसी पे पूछ लेना कॉल करना है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप क्वेरी नंबर है 9354117801। इस पे जैसी भी आपकी क्वेरी हो टैक्स से संबंधित प्लीज पूछ लीजिएगा, लेक्चर से संबंधित हो, क्लैरिटी चाहिए हो, तो शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड है। थर्ड, रिबेट अंडर 87A नॉट अलाउड।
वो जो 5 लाख तक होती है ना, वो अलाउड नहीं है एचयूएफ के लिए। स्पेशल रेट टैक्सेस वो तो बेटा एप्लीकेबल है, ये तो स्लैब बदलते हैं ना, तो ये तो एप्लीकेबल है। वही एग्जाम्पल 111A, 112, 112A, 115BB एक्सेट्रा, वो तो सब एप्लीकेबल है। सरचार्ज बेटा सेम एज इंडिविजुअल, हाँ सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, वही 50 लाख तक नील, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%, तो 5 10 10 15 25 37 सेम वही जो हमने किया था, उसमें कोई चेंज नहीं, और सरचार्ज दोनों ईयर्स के लिए सेम है। अच्छा जी सर, हेल्थ और एजुकेशन सेस वही 4%, वही 4%। देखो कोई फर्क नहीं है दोनों सालों की टैक्स रेट्स में, तो मैं दोनों इसलिए करवा रहा हूं भैया, आपको फायदा है, ठीक है ना। बस सारी जो फर्क है असेसमेंट ईयर 21-22 में, बाबा रे बाबा, अगर बीएससी में कवर्ड, ये बीएससी अभी कवर्ड नहीं करवाई है मैंने, ये उनके लिए है जो असेसमेंट ईयर 21-22 या जो 2021 में एग्जाम देंगे, ये आगे वाले लेक्चर्स में मिलेगा उनको, डोंट वरी। अभी तो मेन पॉइंट समझना है। देखो कोई फर्क नहीं है, सरचार्ज भी वही है इंडिविजुअल वाला, एचईसी भी वही है, शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन लिमिट है, और शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन लिमिट रेजिडेंट्स के लिए होती है, तो रेजिडेंट एचयूएफ होना चाहिए। ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, ये एक चैप्टर आएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें पता चलेगा, ठीक है ना। रिबेट्स नहीं है 87A की। चलिए, तो एचयूएफ ये होता है जी। अब एचयूएफ का 1-2 क्वेश्चन करके देना मुझे आप। हाँ जी, रामलाल एंड सन्स क्वेश्चन बोलेगा, ये एचयूएफ है। मान लीजिए टैक्स निकालना है और कुछ ना दिया हुआ हो, तो अब नॉर्मल स्लैब लगाएंगे, चाहे असेसमेंट ईयर 20-21 हो, 21-22 हो, या तो बन रहा है बीएससी में कवर्ड वर्ड लिखा हो ना हो, तो नॉर्मल स्लैब लगाएंगे। तो बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए है, और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, जिसपे याद करिएगा 20% टैक्स लगता है, और एचयूएफ है रेजिडेंट। आप टैक्स निकालिएगा, टैक्स निकालिएगा अपने अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से निकालिएगा। असेसमेंट ईयर 20-21 है या असेसमेंट ईयर 21-22 है, अपने अपने असेसमेंट ईयर से निकालिएगा, करिए जी। और अगर आप 20-21 लेके चल रहे हो ना, तो ये मान लीजिएगा 21-22 लेके चल रहे हो, तो 15 बीएससी में कवर्ड नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, प्लीज करिएगा। हाँ जी, टोटल इनकम क्या है? 5 लाख रुपए, ठीक है ना। मैं अभी असेसमेंट ईयर 20-21 का टैक्स निकाल रहा हूं, पहले 21-22 का भी निकाल के दे दूंगा। चलो, अब 0 से लेकर 2.5 लाख नील। हाँ, पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है तो वो देख लो, नहीं तो आप पूरा लिख दें अपना टी शेप कॉलम, हेडिंग ऊपर मैं आपको बता ही रखा है। अच्छा, इस 5 लाख में स्लैब अलग करिएगा और स्पेशल अलग करिएगा। 5 लाख में स्लैब अलग, स्लैब 2 लाख है भाई, स्पेशल 3 लाख है, 3 लाख है ना, लॉन्ग टर्म बिल्कुल सही। स्लैब 2.5 लाख का लगाना है, टैक्स हो गया नील। और इस 3 लाख पे, अच्छा इसमें एक शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट भी होगी, याद करो, क्योंकि जो स्लैब जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो वहां यूज नहीं हुई 50 की, 50 यहां घटा दीजिएगा, ये हो गया जी 2.5 लाख। और 2.5 लाख का आपको लगाना है 5%। देखो जी बिल्कुल सही कर रहा हूं ना मैं, 2 लाख है, 50,000 एग्जेम्पशन लिमिट रह गई, 50,000 यहां से 2.5 लाख का 5% है ना, और 2.5 लाख का 5% होता है भाई 12,500 रुपए। 5% क्यों लगाएंगे मम्मा? अम्मा मियाँ, इसमें हम लगाएंगे लॉन्ग टर्म है ना जी, ये
लॉन्ग टर्म है ना जी, और लॉन्ग टर्म का टैक्स है 20%, इस पे लगाएंगे 20%, 20%, ये हो गया जी 50,000 रुपए। जरा देखिएगा, असेसमेंट ईयर 20-21 की बात कर रहा हूं, अब 21-22 वालों को मैं निकाल दूंगा, डोंट वरी। तो 5 लाख रुपए स्लैब, 2 लाख की इनकम है निल, स्पेशल है इनकम, ये 112 में 20% टैक्स होता है। 112 होती क्या है, ये सब चीजें तो डिटेल में आएंगी। अभी आपको वही ना, अभी मैं आपको डीप स्विमिंग करते हैं ना, पहले हम ले जाते हैं शैलो वाटर्स में, फिर डीप वाटर्स में बाद में। पहले डीप वाटर में डाल दिया, स्विमिंग का डर चढ़ जाएगा, जिंदगी भर स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। तो 3 लाख में 50,000 के यहां पर शिफ्ट है, 2.5 लाख का 20% 50,000, और रिबेट 87A वाली इधर तो होती नहीं बाबा, सीधा 50 लाख हजार का 4% और जोड़ दो, ये हो गया 2,000 रुपए, 52,000 रुपए है ना भाई, 52,000 रुपए टैक्स लायबिलिटी आ गई, 52,000 रुपए। 2.5 लाख का 20% 50,000, 50 का 4% 2,000 रुपए है ना, और 52,000। अगर यही असेसमेंट ईयर लो जिनका 21-22 है, लो नॉट कवर्ड अंडर 115BAC, तो आंसर वही है, टैक्स लायबिलिटी 52,000 रुपए। अच्छा, अगर आप कवर्ड हो अंडर सेक्शन 15BAC, उसमें आपको पहले बता दूं, उसमें इनकम निकालने की जो प्रक्रिया है वो चेंज हो जाती है। लेकिन मान लो यही इनकम आ रही है, कितने, अब यही इनकम मान लो ना, 5 लाख ही ले लो, तो यहां पर भी टैक्स तो आई थिंक वही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी टैक्स लायबिलिटी 52 ही आएगी। क्यों? स्लैब आपका जो 5 लाख तक है वो भी तो वही है 5%। देखो ना, वो तो अगर 6-7 लाख की इनकम होती फिर बीएसी में आने का आपको फायदा होता ना। क्यों? अरे भाई नलायको, स्टार्टिंग का जो नया स्लैब है असेसमेंट ईयर 21-22 वालों के लिए, वहां पर भी आप देखो आपके सामने है, देखो 5 लाख तक तो उनका भी यही है ना 5%, और शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन लिमिट अलाउड है, और स्पेशल रेट एप्लीकेबल है, और 4% है। हाँ, 6-7 लाख होता फिर डिफरेंस आ जाता दोनों में अंदर। तो यहां पर तो आप बीएससी में कवर्ड हो ना हो, आंसर तो आपका वही आएगा। ये बीएससी में कौन कवर्ड होता है, कैसे कवर्ड होता है, वो बाद में देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, और ये मान लो पीजीबीपी की है, खाली पीजीबीपी की, अब करो जी टैक्स असेसमेंट ईयर 20-21 का, असेसमेंट ईयर 21-22 का, और 21-22 में दोनों ऑप्शन कवर्ड कर लो। अगर 115BAC में नॉट कवर्ड है और 115BAC में कवर्ड है, क्लैरिटी मिल जाएगी भाई, सबको मिल जाएगी। चलिए 10 लाख पे टैक्स करो भाई। हाँ जी, तो 21 वही 10 लाख पे 2.5 लाख का नील, 2.5 से 5 लाख 12,500, और 5 से 10 लाख 1 लाख, 1,12,500, 4% धनिया मिर्ची 4,500, ये बन गया 1,17,000। ये तो नॉर्मल है। अच्छा 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए वही 1,17,000। बस यहां पर अब फर्क पड़ेगा, अब स्लैब कैसे लगाएंगे। अगर आप कवर्ड हो 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख वो 12,500 रुपए, लेकिन 5 से 7.5 लाख लगेगा 10%, तो 2.5 लाख का 10% 25,000, और 7.5 से 10 लाख 2.5 लाख का 20% 50,000, तो ये बना 50 और 25 75 75 85 87,500, करीबन 25,000 रुपए कम हो गया ना, प्लस 4% धनिया मिर्ची। अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें।
87,500 इंटू 0.04, 3,500 रुपीज है ना। 87,500 इंटू 0.04, 3,500 रुपये प्लस, अब ये 3,500 प्लस 87,500, 91,000 टैक्स लायबिलिटी। देखो जरा, सरचार्ज की कैलकुलेशन जैसे इंडिविजुअल में थी ऐसे यहां पर होगी, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे असेसमेंट ईयर 20-21 हो या 21-22 हो। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है मेंबर्स को एचयूएफ से, वो एग्जेम्प्ट होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलता है मेंबर्स को एचयूएफ से, वो एग्जेम्प्ट होता है। कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आगे जाके नए लेक्चर्स में आएंगी। चलिए अब मैं आ रहा हूं बच्चों, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका नाम है जी फर्म। इरादे का पक्का, मैं फर्म हूं, है थर्ड पर्सन फर्म। फर्म की डेफिनेशन 223 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में है। फर्म में दो चीजें आती हैं जी, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, हाँ वैसे आपको पता है ना, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की और इसमें लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म बनती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत और एलएलपी बनती है एलएलपी एक्ट 2008 के अंतर्गत। मैं अब आपको पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का डिफरेंस नहीं बता रहा, वो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। मैं ये मान रहा हूं इनकम टैक्स में ये दोनों ही ट्रीटेड एज फर्म है, दोनों ही ट्रीटेड एज फर्म है और दोनों का जो टैक्स रेट है वो सेम है। तो फर्म की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 23, मैं गलत तो नहीं हूं, एक बार 17, गलती ना हो जाए, एक सेकेंड हम क्रॉस वेरीफाई कर लें भैया, फिर बाद में मुझे आप गालियां दोगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसमें आप लोगों के पास ट्रेमेंडस पावर है प्रेस करने की भी और एब्यूज करने की भी। जो अक्लमंद हैं, समझदार हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और जो नहीं है वो तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम तो किस खेत की मूली हैं। तो एक बार अगर हम बात करें फॉर्म की डेफिनेशन, हाँ जी 223 में है, थैंक गॉड, है ना। और हम आगे जाके, ये रहा 223, मैं देख रहा हूं कहाँ गया जी, ये रहा जी 223, ठीक है ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बुक्स भी आपको साथ में मिली हैं, उनको भी छोड़ना नहीं है। एक सेकेंड भैया, चलो इसको हम स्टे करते हैं। चलिए, तो फर्म, इन दोनों को फर्म में ही डाला गया है। तो पार्टनरशिप फर्म, अच्छा फर्क क्या होता है, अब मेरी बात समझो, क्या होता है जब आप एचयूएफ का बिजनेस करो या इंडिविजुअल का बिजनेस करो, दोनों ही केस में इंडिविजुअल में तो एकला चलो रे, एचयूएफ में फैमिली है। अब दिक्कत क्या होती है, आपको थॉट प्रोसेस तो वो ही रहता है ना, इंडिविजुअल का हो या फैमिली का हो, वैल्यू सिस्टम तो वही होता है। अब आपको बिजनेस बड़ा करना है और आपको ज्यादा ब्रेन्स चाहिए। फैमिली में 4 बीवी 50 बच्चे लाओगे क्या? नहीं ला सकते ना, है ना। कितने माँ बाप लाओगे? एक है। तो फैमिली का साइज तो लिमिटेड है, ब्रेन वही होगी जो आपकी सोच है, क्योंकि उनके माता पिता की सोच आप में आई है, आपकी सोच माता पिता में से प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं यू नीड फ्रेश ब्रेन्स, यू नीड कैपिटल मोर। तो फर्म बना के काम करो। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, एक बंदा एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरा वाई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, 25-30 टीचर भी मिलकर काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक दिन आप नहीं गए तो आपका दूसरा पार्टनर बिजनेस में चला गया,
तो फर्म बनाने के अपने फायदे हैं। देखो जी, आप कमाई करने के साधन ढूंढ रहे हो, साधन के बाद आप उसको किस प्रकार से करते हो, या तो व्यक्तिगत तौर पे उसको इंडिविजुअल कहा जाएगा, फैमिली के रूप में करते हो उसको एचयूएफ कहा जाएगा, अपने दोस्त और निकट के लोगों के साथ करते हो वो फर्म होगी, डीड बनाते हो, फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीड होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, डीड होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड है वो अलग बात है। अब जो फर्म के टैक्स रेट्स हैं, अच्छा बेस्ट पार्ट ये है फर्म को सेपरेट पर्सन माना जाता है, इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन है, वैसे पर्सनली बोले या प्रैक्टिकल लाइफ में बोले तो फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड वालों की उसको पार्टनर का रूप माना जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन है, तो फर्म की इनकम फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती है, चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ फर्म, और इससे यह फायदा होता है पार्टनर्स को, हां फर्म की इनकम फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती है और पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, शेयर ऑफ इनकम कह लीजिए फर्म से, या प्रॉफिट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है इन देयर हैंड्स, एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। तो जब फर्म ने टैक्स दे दिया, आपको जो चॉकलेट मिलेगी आपको जो टॉफी मिलेगी, आपको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जैसे एचयूएफ के मेंबर को एचयूएफ का इनकम का शेयर मिलता है तो 10(2) में एग्जेम्प्ट होता है, ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के या एलएलपी के पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सेक्शन जो 10 है ना बाबा, ये एग्जेम्प्ट इनकम्स का सेक्शन है और ये इनकम्स आपके हाथ में नहीं जुड़ती। तो सेक्शन 10 एक एग्जेम्प्ट इनकम्स का चैप्टर है जो ये बताता है कि ये फलाना फलाना इनकम्स आपके हाथ में जोड़ी नहीं जाएंगी, ये एग्जेम्प्ट होती है, जो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स। बात समझ आ गई? अब फायदा ये है तो फर्म टैक्स दे देगी, आप आराम से एंजॉय करो उस इनकम को, आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार टैक्स लगता है ना एक इनकम पे, बार बार कोई लगता है। अब टैक्स रेट्स देख लें, टैक्स रेट्स देख लें, रुको भैया रुको, टैक्स रेट्स देख लें फर्म के। टैक्स रेट्स ऑफ फर्म। अच्छा, ये टैक्स रेट्स असेसमेंट ईयर 20-21 प्लस असेसमेंट ईयर 21-22 की है। पहला, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी? हाँ जी, इंडिविजुअल में तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एचयूएफ में 2.5 लाख, इधर अंडा नील, एचयूएफ को फर्म को कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। यस, तो अगर 10,000 रुपए की भी फर्म को इनकम है टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 की इनकम भी है टैक्स देना पड़ेगा। अरे बाबा 1,000 रुपए की इनकम भी हो देना पड़ेगा, अरे बाबा 100 रुपए की इनकम भी हो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जेम्पशन। अच्छा, जनरल टैक्स रेट क्या है? तो यहां पर स्लैब रेट की जगह जनरल टैक्स रेट है इनका 30%, जनरल टैक्स रेट है 30%। स्पेशल रेट सर बिल्कुल है, स्पेशल रेट वही वाले जो, ये स्पेशल रेट्स को हम डिस्कस बाद में करेंगे चैप्टर्स में। एज एप्लीकेबल अगर 115 सॉरी जैसे 1,111 है 15, 112 20, 112 10, वो स्पेशल रेट्स तो देखने पड़ेंगे, वही सबके लिए। तो स्पेशल रेट सभी एसएससीज के लिए कॉमन होते हैं अगर वो आपके ऊपर लागू हो जाए तो जनरल रेट 30। तो जनरल रेट में कौन कौन सी इनकम आ गई? अच्छा, इनकी सैलरी इनकम तो नहीं होगी, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक्सेट्रा, है ना। अच्छा, सरचार्ज क्या है भाई? शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट तो है ही नहीं, क्योंकि जब अच्छा 87A और शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट वो तो होगा ही नहीं ना भाई। 87A जो रिबेट होती है वो तो इंडिविजुअल के लिए थी, हमने एचयूएफ को नहीं दी, तो ये तो किस खेत की मूली है। और शिफ्टिंग इसलिए नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है।
सरचार्ज क्या है फर्म का? बड़ा सिंपल है। सरचार्ज है टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 12%, बस 1 करोड़ से ऊपर 12%। अच्छा, मार्जिन रिलीफ भी होता है, वो सब सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ तो मिलेगा। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन सेस बिल्कुल है जी, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% का। तो फर्म का टैक्स रेट बड़ा सिंप्लीफाइड है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन सिंप्लीफाइड है। एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं जी, शिफ्टिंग नहीं है जी, 87A नहीं है जी, जनरल रेट 30% है, टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर 12%, सरचार्ज। सिंपल। क्वेश्चन करो जी। कंप्यूट टैक्स रेट, असेसमेंट ईयर कोई भी लगा लीजिएगा, दोनों ही सेम है, ऑफ हीरा लाल पन्ना लाल फर्म, हीरा लाल पन्ना लाल फर्म, PGBP 10 लाख, STCG 111A 5 लाख। करिए जी। टैक्स रेट की जगह कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी करिए जी। टैक्स लायबिलिटी निकालिए जी हीरालाल पन्ना लाल की। करिए जी, स्टार्ट हो जाओ, दे रहा हूं आपको 1 मिनट का टाइम। हाँ जी, आंसर में टोटल इनकम तो भैया वही आएगी 15 लाख। इसमें जनरल वाली अलग कर दें और स्पेशल वाली अलग कर दें। जनरल वाली 10 लाख, स्पेशल वाली 5 लाख। इस पे लगेगा 30, इस पे लगेगा 15, है ना भाई। 3 लाख रुपए इधर आ गया और 15 इंटू 5 75,000 इधर आ गया। तो टोटल टैक्स बना 3,75,000 और 4% धनिया मिर्ची, 4% धनिया मिर्ची होता है भाई, 4% धनिया मिर्ची होता है 3 लाख, 375 इंटू 0.04, 15,000 और ये टैक्स लायबिलिटी बन गई 3,90,000। दोबारा देख लें, 10 लाख का 30% 3 लाख, ये 111A है ना, इसका 15% होता है 5 लाख 75, 3,75,000, 3,75,000 टू 1.04, 3,90,000 हो गया जी। एक क्वेश्चन और करो, कॉपी करो जी इसको। अब टोटल इनकम लिख लो 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 लाख। टैक्स निकालो, फॉर्म है हीरालाल पन्ना लाल, हीरालाल पन्ना लाल फॉर्म। क्वेश्चन बताएगा ना कि स्टेटस क्या है। मैं करवाऊं, सीधा टैक्स लगाओ इस पे। सबसे पहले 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 लाख टैक्स लगाओ। अरे भाई, जनरल रेट दिया हुआ है, स्पेशल रेट तो दिया हुआ नहीं है, तो 30% ही लगा दें। तो ये बना 30 लाख रुपए इधर और ये बना 30,30,000 रुपए इधर। अच्छा, अब साथ में आपको सरचार्ज लगाना है 12% का। इधर सरचार्ज तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा सर, 1 करोड़ तक है। और दूसरे जगह सरचार्ज लगेगा आपका 30 करोड़ 30 लाख इंटू 0.12, 3,63,600 और टैक्स लायबिलिटी आ गई 30 लाख 33,93,600। जरा देखिएगा, 30,30,000 और इंटू 1.12, हमने कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक है। तो ये हो गया 33,93,600। अब गवर्नमेंट कहती है इसमें से सरचार्ज लगा दिया, टैक्स आफ्टर सरचार्ज कह लो इसको, टैक्स लायबिलिटी की जगह टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। इसमें से माइनस करो मार्जिन रिलीफ, इधर तो नहीं मिलेगा रिलीफ,
इधर रिलीफ बताइएगा कितना होगा, आप बताइएगा, मैं उसको बोलूंगा टैक्स आफ्टर मार्जिन रिलीफ। इधर तो 30 ही रहेगा, इधर आपको बताना है कितना, और फिर 4% धनिया मिर्ची, इधर हो जाएगा 1,20,000, और टैक्स लायबिलिटी ये आ गई 31,20,000 इधर। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये करके दें, टैक्स लायबिलिटी आप करके दें। $33,93,600। अब बताऊं, 1 करोड़ पे टैक्स बनता है 30 लाख, 1 करोड़ एक पे टैक्स बनता है 33,93,600। बंदा बोलेगा मैं बावला हूं क्या, 1 लाख कमाऊं और ऊपर से आप 3,93,600 ज्यादा ले लो। तो गवर्नमेंट कहती है इंक्रीज इन टैक्स कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज हुई 1 लाख, 1 करोड़ से 1 लाख, ये बेस टैक्स हो गया ना, बेस इनकम, और ये बेस टैक्स। तो क्या करें, वही इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट मार्जिन रिलीफ का, 1 करोड़ पे 30 लाख का टैक्स, 1 लाख ज्यादा कमाऊं 3,93,000, गवर्नमेंट कहते ले भाई 2,93,600 कम कर दे, 31 लाख तू दे दे। तो 1 लाख इनकम बढ़ी, 1 लाख टैक्स बढ़ा, यही तो हमने किया था। और हमने 4% लगाना है, तो ये हो गया जी आपका 31 लाख इंटू 0.04, 1,24,000, और ये बन गया 32,24। देखा जाए तो अभी भी नुकसान में ही है, लेकिन कम से कम इतना ज्यादा टैक्स बढ़ जाता वो तो नहीं। तो ये मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था। यहां पर भी वही लगाना है कि इंक्रीज इन इनकम, increase in tax cannot be more than increase in income. Increase in tax cannot be more than increase in income beyond 1 करोड़। 1 करोड़ से इनकम बढ़ी 1 लाख, और 30 प्लस 1, तो इनकम कितनी बढ़ी 1, इसमें 1 जोड़ दो 31। ठीक है ना, चलिए कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देन वी प्रोसीड फर्दर। चलिए भैया, अब आ रहे हैं जी 4th एसएससी, हाँ 4th पर्सन, और उसका नाम है जी कंपनी। क्या होता है, जब आप पार्टनरशिप का काम करते हो ना, पार्टनरशिप में 10-20 पार्टनर, 30 पार्टनर, 40 पार्टनर मिलकर काम करते हैं, तो क्या होता है, लाखों लोग नहीं बन सकते उसमें पार्टनर। वैसे टेक्निकली एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लाखों लोग नहीं बन सकते। और कितना, 40 लोग, अगर 1-1 करोड़ रुपया भी ले आए 40 पार्टनर, तो 40 करोड़ रुपए तो इकट्ठे हुए। बट आपको 400 करोड़ चाहिए, 4,000 करोड़ चाहिए, और मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, देश विदेश में नाम करना है, तो कंपनी बनाए, कि कंपनी बनाए बिना काम नहीं चल सकता। तो अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में अपना बिजनेस फैलाना है, तो यू नीड मोर कैपिटल, और कंपनी बनाए बिना 400 करोड़ इकट्ठा करना मुश्किल है। तो इसलिए कंपनी में, अच्छा कंपनी में ये फायदा होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट है। पार्टनरशिप में तो आप ही चलाओगे कंपनी को, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रोफेशनल डायरेक्टर्स कंपनी में रखिए, वो चलाएंगे कंपनी, आप आराम से बैठ के अपने गाजर खाओ, मूली खाओ। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपना नॉर्मल बिजनेस करिएगा, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे, आप उनको हटा दीजिएगा, काम ढंग से नहीं कर रहे तो कंपनी की डेफिनेशन 217 में है, जिसमें लिखा है, आती हैं जी इंडियन कंपनी और जी फॉरेन कंपनी। और इंडियन कंपनी की डेफिनेशन 226 में है, जिसमें लिखा है इंडियन कंपनी में एसोसिएशन जो इनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। और इनकॉर्पोरेशन जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में, और जैसे कंपनीज एक्ट चाहे 2013 हो, 56 हो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई,
अच्छा, और दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक आरबीआई, एलआईसी, जो किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनते हैं, तो इनको भी इंडियन कंपनी का दर्जा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, कंपनी की डेफिनेशन में यहां दो चीजें आती हैं, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी वो है जो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट में, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आपकी आईसीएसआई, आईसीएआई, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनकम एग्जेम्प्ट करवा लें किसी सेक्शन में, वो बातें नहीं कर रहा मैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर दोज कॉर्पोरेशन विच आर फॉर्म नॉट अंडर द कंपनीज एक्ट बट अंडर द स्पेशल एक्ट। अच्छा जी, अब इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स देखिएगा, और सेम है जी। मैं पहले आपको इंडियन कंपनी का टैक्स रेट साथ में लिखवा रहा हूं और फिर फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट लिखवा रहा हूं। अच्छा, असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 सेम है जी। थोड़ा सा डिफरेंस जाऊंगा बता दूंगा, और 20-21 असेसमेंट ईयर के लिए भी, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भी। हाँ जी, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है जी, वो तो हम छोड़ आए, वो गलियां फर्म को ही नहीं दी थी। यहां पर भी कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। अच्छा, अब जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट क्या है जरा देखिएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इंडियन कंपनी को लेकर। इंडियन कंपनी में क्या लिखा है, अगर हम बात करें आपकी टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 17-18, देखो मैं ये 17-18 इज अप टू 400 करोड़। सुनिएगा सुनिएगा, अगर इंडियन कंपनी की टर्नओवर 17-18 में 400 करोड़ तक है, 17-18 में 400 करोड़ तक है, सुनिएगा, तो आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25%। आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25%, जनरल टैक्स रेट। ये आराम आराम से बेटा, असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 वालों के लिए टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 इज अप टू 400 करोड़, तो टैक्स रेट लगेगा 25%। फर्क देखना, 20-21 जिसका है तो 17-18, वैसे तो आपका 20-21 के लिए प्रीवियस ईयर 19-20 होता है, वो प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे। 17-18 प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 25%। एक सेकंड बच्चों, मैं देख रहा हूं, ये आ गया जी कुछ हमारा। हाँ जी, तो 17-18 में 400 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 25%, और 21-22 में टर्नओवर 18-19 में 400 करोड़ की है तक तो 25%। बाकी ये हो गया केस 1। सुनिएगा, ये खाली डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। मैं ऐसा करूं, थोड़ा सा ना चार्ट कंफ्यूजिंग सा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं, फॉरेन कंपनी को ना हटा रहा हूं टेबल से। फॉरेन कंपनी का जो टेबल बनेगा वो अलग बनेगा। अभी हम इंडियन कंपनी का टेबल बना रहे हैं। अब रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इजी कर दूं आप लोगों के लिए ना,
क्योंकि हमारा काम है एज टीचर्स सिंप्लीफाई करना। असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। आप इंडियन कंपनी का आ जाओ पहले। हाँ, अब आपको इजी हो जाएगा ना अपना अपना टेबल देखना। ये बात इधर लिख दी और जो ये रेड वाली बात है ना, ये मैं उधर लिखूंगा, तो आपको इजी रहेगा। हाँ, अब एग्जेम्पशन लिमिट बच्चों इधर भी नील है, इधर भी नील है। अब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं। हाँ, अब यहां पर क्या लिखूंगा, ये सही है जी। टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 इज अप टू 400 करोड़, तो टैक्स रेजी 25%। ये हो गया ए। अब जनरल टैक्स रेट ही कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है, कुछ नहीं कर सकते। अगर कंपनी कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी ए, ये क्या होता है कुछ नहीं बताऊंगा अभी, 25%। अभी आपको खाली रेट्स पे कंसंट्रेट करना है। जब कंपनी का टैक्स रेट का चैप्टर आएगा ना, उसमें बताऊंगा डिटेल में। अच्छा, अगर यहां पर भी कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बी ए है तो 25%। कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए 22%। कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए 22%। अगर कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी ए बी 15% और कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी ए बी 15%। ये है जी टैक्स रेट। और अदर केस कंपनी का जो ए बी सी डी में कवर्ड नहीं है, तो इंडियन कंपनी 30% और अदर केस 30%। ये कॉपी करिएगा जी। तो जनरल रेट क्वाइट कंफ्यूजिंग से है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डजंट मैटर, आप करिएगा सर, लिखिएगा। पच्चीस 25 22 15 30, 25 25 22 15 30 जनरल टैक्स। हाँ जी, कोई रिबेट शिबेट की बात वो तो है ही नहीं। करो जी, कॉपी करो। चले जी, थर्ड पॉइंट शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। वो तो अभी जब एग्जेम्पशन लिमिट ही नहीं है। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल, अब सरचार्ज देखिएगा। अगर कंपनी, सुनिएगा, कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 बी ए और 115 बी ए बी फ्लैट 10% का है इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम लाख हो, 10 लाख हो, 20 हो, 10% फ्लैट है। यहां पर भी यही बात है। यहां पर डू लिख दूं, डू, तो आपको याद रहेगा। इनके लिए भी यही है। अगर अदर कंपनी है, मतलब जैसे वो ये हो गया ना 15 बी ए और बी ए बी, यानी कि ये दो केस हो गए, सी वाली कंपनी और डी वाली कंपनी। देखो बी ए सी और डी, तो ये सी और डी वाली कंपनी हो गई, सी और डी। ये हो गई ए बी और ई वाली कंपनी, है ना। इनकी अगर टोटल इनकम, यहां पर तो 10% फ्लैट है भाई। टोटल इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, अगर सी और डी वाली कंपनी है 10% फ्लैट सरचार्ज। सरचार्ज में ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू मार्जिन रिलीफ तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट टू मार्जिन रिलीफ तो होगा ही होगा। अच्छा, अदर कंपनी है ए बी ई वाली, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 7%, और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। ये भी सेम ही है। यहां पर फर्क देखो तो 5 कंपनियां ए बी सी डी ई,
सी और डी वाली पे जहां पर 22 और 15% जनरल टैक्स है, फ्लैट 10% है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कम हो ज्यादा हो 10%। लेकिन एबीई वाली कंपनी, उन पे अगर 1 करोड़ से ऊपर है टोटल इनकम तो 7, 10 करोड़ से ऊपर है 12, और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भी सेम। अच्छा, स्पेशल रेट वाली इनकम्स वो सेम ही है। स्पेशल रेट्स वो तो बेटा हर एसएससी के लिए सेम है। एज एप्लीकेबल लिख दूं, एज एप्लीकेबल, एज एप्लीकेबल, स्पेशल रेट्स तो वही है। और हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% इधर भी है, 4% चलिए, बात समझ आ गई आपको? जरा देखिएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करें अभी, क्योंकि अभी याद करने में टाइम लग जाएगा। 25, 25, 22, 15, 25, 25, 22, 15, ठीक है। अच्छा, और अदर केस 30 और 30, शिफ्टिंग और रिबेट्स तो नहीं है, और फ्लैट 10% सरचार्ज है 120 डबल ए बी ए वाली कंपनीज, और ए बी ई वाली या ये सी और डी वाली थी, ये ए बी ई 7 और 12, और स्पेशल रेट वही 4%, 4%, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे बाद में, पहले रेट्स पे कंसंट्रेट करिएगा। चलिए, अब कंपनी के केस के बाद चौथे केस के 5वें केस पे आते हैं, 5वें पर्सन पे आते हैं, और 5वां पर्सन है एओपी एंड बीओआई। एओपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड फ्रेंड्स बीओआई की फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू, और ये होता क्या है, और ये पार्टनरशिप डीड और इन सबसे कैसे फर्क है? प्लीज सर कैसे बताएं, हम आपको कैसे बताएं? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। जॉइंट वेंचर, जब आप मिलकर काम करते हैं, जॉइंट वेंचर बनाते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो आपके पास एक होती है आप पार्टनरशिप बना के काम करें, पार्टनरशिप करके काम करें, जिसमें वो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप पार्टनरशिप बना के काम करें, उसके लिए या तो आप एलएलपी एक्ट को फॉलो करो या पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो। तो फिर आपकी जॉइंट वेंचर का स्टेटस हो जाएगा फर्म, उस जॉइंट वेंचर को नाम देंगे फर्म। अच्छा, अगर आप जॉइंट वेंचर को इनकॉर्पोरेट करवा लो अंडर कंपनीज एक्ट, आर्टिकल्स मेमोरेंडम बनाकर, तो उसको हम नाम देंगे कंपनी, उसको नाम देंगे हम कंपनी। अगर आप अपने जॉइंट वेंचर को कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करवा लो तो कंपनी। लेकिन अगर ना ही आप पार्टनरशिप बनाओ ना ही आप कंपनी बनाओ, जैसे मैंने और आपने या दो लोगों ने मिलकर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरा वाई सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और सुनिएगा, तो और कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस नहीं कर रहे, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस तो हो सकता है, डीड नहीं बनाई, क्योंकि अगर डीड बनाएंगे तो पार्टनरशिप बन जाएगी। समझो, मिलकर काम करेंगे और कोई डीड नहीं होगी, समझो मेरी, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं, तो फिर इसको क्या बोला जाएगा? अगर वो, हाँ जी, उनको अदर केस में जहां पर डीड तो है नहीं, डीड होती तो पार्टनरशिप तो बनती, कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया, आर्टिकल्स मेमोरेंडम नहीं बनाए, तो अदर केस में उनको बोला जाएगा, अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन है, तो उसको बोला जाएगा एओपी। हाँ जी, पर्सन में याद रखिएगा बच्चों, वो इंडिविजुअल एचयूएफ का कॉम्बिनेशन, जॉइंट वेंचर एचयूएफ कंपनी का कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसको नाम दिया जाएगा बीओआई। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड। तो दोबारा से रिपीट करते हैं बेटा। तो मिलकर काम करना है, आप डीड बनाओगे फर्म, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करवाओगे कंपनी। लेकिन अगर आप अदर केस है, अदर केस में क्या है भैया, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन है, यानी कि आप अदर केस के अंदर आपने ना ही कोई डीड बनाई है ना ही कंपनीज एक्ट में आए हो, तो हम उसको पर्संस का कॉम्बिनेशन है, वो पर्सन कोई भी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, उसको बोलेंगे एओपी। और इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे बीओआई। लेकिन सर पर्सन में दो इंडिविजुअल भी तो आ सकते हैं। अच्छा, तो एओपी होता है, सुनिएगा, डेलिबरेट कॉम्बिनेशन, डेलिबरेट, जानबूझ के बनाया जाए। और बीओआई क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, ऑटोमेटिक। जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो जो बीओआई है वो ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन है। जैसे दो इंडिविजुअल्स, उनको बाय डिफॉल्ट इनकम इकट्ठे मिल गई, समझो, उन्होंने एसोसिएशन नहीं बनाई, तो बीओआई। तो जहां पर डेलिबरेट कॉम्बिनेशन है, और दो इंडिविजुअल का भी डाल सकते हैं इधर, यहां पर हम एक्स और वाई भी डाल सकते हैं, तो यानी कि एओपी में बीओआई भी आएगा लेकिन बीओआई में एओपी नहीं आएगा। मोटा मोटा समझ लीजिएगा, एओपी बीओआई में महीन रेखा है। एओपी बीओआई ना ही फर्म है ना ही कंपनी है, इसलिए एओपी बीओआई है। जैसे मैं और आप मिलकर कोई काम करें, डीड नहीं बनाई, कंपनी नहीं बनाई, तो हमारे ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को एओपी बीओआई कहा जाएगा। अगर हमने दो लोग, तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ना डीड है ना कंपनी है, तो एओपी मिलकर काम कर रहे हैं, डेलिबरेटली आए हैं, और बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक का मतलब बाय डिफॉल्ट हम दोनों को मिलकर इनकम मिल रही है, जॉइंटली मिल रही है, बनाई तो है नहीं, तो उसको बीओआई कहा जाएगा। अच्छा, एओपी और बीओआई दोनों का टैक्स रेट सेम है इनकम टैक्स के अंतर्गत, बेस्ट पार्ट ये है। तो एओपी बीओआई का टैक्स रेट सेम है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, याद रखिएगा। तो व्हाट इज एओपी, एग्जाम में आए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन which is neither a partnership and neither a company, which has been deliberately created, logi. And what is BOI? A combination of individual which is automatic or by default, which is neither a firm and neither a company, which has not been deliberately made. अच्छा, एओपी बीओआई के टैक्स रेट्स, बेस्ट पार्ट इज असेसमेंट ईयर 20-21 हो भैया, या असेसमेंट ईयर 21-22 हो, वो सेम है। हाँ जी, कोई एग्जेम्पशन लिमिट है? यस, वो है, और एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2.5 लाख रुपए की। स्लैब रेट है जी, बिल्कुल है जी, वो 2.5 लाख वाले हैं। 2.5 लाख के क्या स्लैब रेट हुआ, लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। स्लैब रेट क्या हुआ, 0 से 2.5 लाख नील, समझे मेरी बात, और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% स्लैब रेट। तीसरी बात, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, ना बाबा ना, वो नहीं है। हाँ जी, रिबेट अंडर 87A, ना ना ना, वो भी नहीं है। अच्छा, वो स्पेशल सेक्शन 115B A C नहीं है जी, वो खाली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए था, जो नए स्लैब्स आए हैं, ऑप्शन है उनके पास, असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स, इनके लिए नहीं है, तो याद रखिएगा बात, ठीक है। अच्छा, पांचवी बात, सरचार्ज क्या है बेटा, सेम एज इंडिविजुअल, सेम एज इंडिविजुअल, वही कौन कौन सा, 10%, 15%, 25% और 37%, वो सेम एज इंडिविजुअल। अच्छा सर, मार्जिन रिलीफ तो होता ही है भैया, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%। नोटिस किया, इंडिविजुअल का टैक्स रेट समझ आ गए,
तो दूसरों के टैक्स रेट समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें उसमें है। इनके तो सिंपल है, यहां पर क्या करना है, 2.5 लाख की लिमिट लगानी है जी, असेसमेंट ईयर 20-21 हो या वो हो। शिफ्टिंग और एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड नहीं है, रिबेट 87A अलाउड नहीं है, टैक्स रेट वही, सरचार्ज वही 10, 15, 25, 37, 4%। क्लियर है बात। इसकी कैलकुलेशन भी डिटेल्ड में जब हमारा टैक्सेशन ऑफ एओपीबीओ आएगा उसमें करेंगे, अभी नहीं। आप कॉलिंग अभी कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स रेट्स पर देखिएगा। तो व्हाट इज एओपीबीओआई? इट आर जॉइंट वेंचर्स, जो ना ही पार्टनरशिप है ना ही कंपनीज एक्ट में। अच्छा याद रखिएगा, एओपीबीओआई में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है। एओपीबीओआई इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में बनती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट्स असेसमेंट ईयर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो टैक्स रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट टैक्स रेट्स एज कंपेयर टू एओपीबीओआई। जैसे आपका बच्चा आपका ही है, लेकिन हो सकता है उसका आदतें आपसे डिफरेंट हो, तो एओपीबीओआई में आता तो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स रेट डिफरेंट है। क्या टैक्स रेट्स हैं? असेसमेंट ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। जरा देखिएगा। अच्छा, नॉर्मल टैक्स रेट इनका जो है ना, नॉर्मल टैक्स रेट जरा देखिएगा, 0 से 10,000 10%। हाँ जी, 10,000 से 10,000 की एग्जेम्पशन है बस, 20,000 20%। साल की टोटल इनकम है बाबा, जनरल वाली, नॉर्मल टैक्स, जनरल टैक्स रेट लो जी, और 20,000 से ऊपर 30%। यहां पर भी एक 21-22 में नया सिस्टम आ गया। क्या आ गया? वो जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ के पास एक नई ऑप्शन आई ना, नए स्लैब रेट लगा दें 115 BAC में, यहां पर एक नया सेक्शन आ गया, अगर आप कवर्ड नहीं हो अंडर सेक्शन 115 BAD में, तो आपके ऊपर भी यही वाले स्लैब रेट लगा देंगे असेसमेंट 21-22 में। लेकिन अगर आप कवर्ड हो गए अंडर सेक्शन 115 BAD, तो आपके ऊपर फ्लैट टैक्स 22% का लगेगा। टोटल इनकम 1,50,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, फ्लैट 22%। ये देखो जी, तो नॉर्मली उनका टैक्स जो स्पेशल रेट्स हैं वो तो सेम ही है, स्पेशल रेट वो तो एज एप्लीकेबल, वो इस साल भी। तो फर्क क्या आया है? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो टैक्स रेट है बाबा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो टैक्स रेट है 10, 20 और 30, एग्जेम्पशन भी 10। लेकिन असेसमेंट 21-22 से अगर आप BAD में कवर्ड नहीं है तो वो ये वाले स्लैब लगा दीजिएगा, लेकिन अगर आप BAD में कवर्ड है तो 22% फ्लैट। स्पेशल रेट वही, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट और रिबेट अंडर 87A नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज देखना, सरचार्ज असेसमेंट ईयर 20-21 में कहते हैं जी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 12%। यहां पर क्या, नए साल में नए असेसमेंट ईयर में आप कवर्ड नहीं है अंडर 115 BAD, तो वही टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ एट द रेट ऑफ 12%, वो मार्जिन लीव तो होता ही है बच्चों। लेकिन अगर आप कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 115 BAD में तो फ्लैट 10% का सरचार्ज लगेगा। हाँ जी, वो वहां पर 1 करोड़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर जरा देखिएगा, तो अगर आप 115 BAD में कवर्ड हैं तो फ्लैट 10% का लगेगा। हाँ जी, हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% बाबा इधर भी है, इधर भी है। जरा देखिए,
प्लीज समझिएगा, और कोई बात समझ ना आई हो तो पूछिएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर 9354117801 दिया था। चलिए प्लीज देखिएगा, समझिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछिएगा। सरचार्ज। चलिए नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पर्सन। देखो ये हो गया जी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिक्स्थ पर्सन है जी लोकल अथॉरिटी। सिक्स्थ पर्सन है जी लोकल अथॉरिटी। फ्रेंड्स हमारे देश में ना 3 सरकारें हैं। यस, 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जैसे गहलोत साहब की राजस्थान में है, केजरीवाल जी की दिल्ली में है, योगी जी की यूपी में है, वो स्टेट गवर्नमेंट है ना ये। और तीसरी गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल, और लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितने डिस्ट्रिक्ट है उस पर लोकल गवर्नमेंट होती है। इसमें लोकल गवर्नमेंट में आता है बाबा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। हाँ जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे एमसीडी दिल्ली की बात करें। म्युनिसिपैलिटीज, छोटे शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होती, म्युनिसिपैलिटी होती, जैसे इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी, या इलाहाबाद में भी हो सकता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। म्युनिसिपैलिटी, इसमें आ जाता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। डिस्ट्रिक्ट पे छोटे और चला जाए, वहां पर म्युनिसिपैलिटी भी नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड वो आर्मी का एरिया होता है जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम नहीं होती, वहां कैंट का काम होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली, कैंट, अंबाला, कैंट। तो लोकल गवर्नमेंट, अच्छा इनको इनकम टैक्स में पर्सन नहीं माना गया है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आयकर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को पर्सन माना गया है। और पर्सन माना गया है तो इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, इनको पर्सन माना गया। इनका टैक्स रेट क्या है? असेसमेंट ईयर 20-21 या असेसमेंट ईयर 21-22। एग्जेम्पशन लिमिट नील है जी। जनरल टैक्स रेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 30% है। बच्चों रिबेट 87A की या शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट नील है, अलाउड ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर दो। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट नॉट एप्लीकेबल कर दो। अच्छा, चौथी बात सरचार्ज, वही टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो 12%, और मार्जिन लीव भी। स्पेशल रेट की इनकम्स एज एप्लीकेबल, वो 100-111 है, वो सब देखेंगे, वो सब एप्लीकेबल है। और बच्चों हेल्थ और एजुकेशन सेस 4%। कॉपी करिएगा। तो हिंदुस्तान में 3 सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार केंद्रीय लेवल पर, राज्य सरकार राज्य लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पर्सन माना गया, सेंट्रल स्टेट को नहीं माना गया, तो ये बात याद रखिएगा। और सरचार्ज 12% 1 करोड़ से ऊपर चली जाए तो। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहले कॉपी करो, चलो एक बार कॉपी करो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विस मोटिव पे काम करती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विस मोटिव पे काम करती है, इसलिए गवर्नमेंट को दया आ गई और सेक्शन 1020 में इनकी मेजर इनकम्स एग्जेम्प्ट कर दी। मेजर इनकम्स एग्जेम्प्ट है, तो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम 10-20 में आ गई तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है। टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है, तो टैक्स क्या लगाओगे? तो ये जो टैक्स रेट्स लगाने हैं कौन सी इनकम्स पे लगाने हैं? नॉट कवर्ड अंडर 1020। ये जब हम एग्जेम्प्ट इनकम का चैप्टर करेंगे ना,
उसमें डिटेल में बताऊंगा, अभी आप टैक्स रेट्स पे कंसंट्रेट करो। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम 10-20 में कवर्ड नहीं है उस पर टैक्स लगेगा, और जो 10-20 में कवर्ड है, जो सब्जेक्ट फ्री में पढ़ा दिए उसकी फीस क्यों दोगे? जो नहीं पढ़ाए फ्री में उनकी फीस दोगे। तो जो इनकम 10-20 में कवर्ड है वो तो एग्जेम्प्ट ही हो गई, जो कवर्ड नहीं है उन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th पर्सन। हाँ जी, 7th पर्सन जिसको टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, और उसका नाम है जी 7th पर्सन का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और जिसको हम बोलते हैं AJP, विच इज नॉट कवर्ड अंडर 6 अबव कैटेगरीज। अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, जो 6 कैटेगरीज में कवर्ड नहीं हुआ। कौन रह गया जी? अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनकी कमाई नहीं होती क्या? वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है ना, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिख रिलीजन में गुरुद्वारा उसको मैनेज करती है ना। बार काउंसिल्स एडवोकेट की, जो और किसी कैटेगरी में नहीं आई, जिसका कोई नहीं हुआ वो यहां डाल दें। आर्टिफिशियल होना चाहिए, मैनमेड होना चाहिए, जुडिशियल आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में, और पर्सन का मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो कानून की नजर में ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी वजूद है उसको डाला जाता है AJP में। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कानून की नजर में वजूद है? बिल्कुल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हेरा फेरी करे आप सू कर सकते हो, यस। आप हेरा फेरी करो वो सू कर सकते हैं, तो आप कोर्ट में ले जा सकते हो ना। मान लो ये हैंकी है, ये आर्टिफिशियल है, यस। अब इसने आपको मार दिया, कोर्ट में क्या बोलोगे? सर हैंकी ने मुझे मार दिया। सर ये आर्टिफिशियल तो है, कानून की नजर में सेपरेट एंटिटी कोई है, समझ गए? चलिए अब इनको हम इसमें डाल दें, मिसलेनियस कैटेगरी, रेजिडुअल कैटेगरी भी कहते हैं इसको। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को हम रेजिडुअल कैटेगरी कहते हैं, रेजिडुअल। इनके टैक्स रेट क्या है? असेसमेंट ईयर 20-2100 या असेसमेंट ईयर 21-2200, टैक्स रेट सेम है। पहला जनरल टैक्स रेट वो है जी स्लैब रेट। हाँ जी, स्लैब रेट मिलेगा जनरल इनकम्स पे। यानी कि ऐसे करो, रुको, एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सिक्का बंद मिलेगी। एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख। अच्छा, दूसरी बात एग्जेम्पशन लिमिट के बाद दूसरी बात, स्लैब रेट है वही 0 से 2.5, नील, 2.5 से ऊपर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, वो स्लैब रेट्स। स्पेशल, अरे बेटा स्पेशल तो सभी के लिए सेम है, एज एप्लीकेबल। स्पेशल रेट्स तो एज एप्लीकेबल सभी के लिए सेम है। सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, हाँ जी वही 10, 15, 25, 37 सेम एज इंडिविजुअल। शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट और रिबेट, ना, शिफ्टिंग ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट और रिबेट 87A वाली नॉट एप्लीकेबल। अच्छा जी, सरचार्ज हो गया। हेल्थ और एजुकेशन से सरचार्ज में रिलीफ मिलेगा, वो तो बेटा बार बार क्यों पूछते हो। और हेल्थ और एजुकेशन से 4%। नोटिस करो जी, कॉपी करो जी। तो एक बार जरा देख लें, फिर कॉपी करने का टाइम दूंगा।
ये मैन मेड एंटिटीज कानून की नज़र में जिनकी अपनी वजूद है जी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बार काउंसिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 20-21 और 21-22 एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की। कहाँ लगेगी? हाउस प्रॉपर्टी पे, बिजनेस प्रोफेशन पे, अदर सोर्सेज में जो स्पेशल वाली है उनके तो स्पेशल ही लगना है, तो 2.5 लाख का स्लैब लगेगा जी। यहाँ पर कोई सेक्शन 115B A C नहीं है, जो वो इंडिविजुअल HUF के लिए जो नए स्लैब्स आए हैं, इंडिविजुअल HUF के लिए आए हैं, वो तो 115B A C का बेनिफिट। सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल, शिफ्टिंग ऑफ एग्जामिशन नहीं है जी, और 4%। ठीक है दोस्तों, तो आज में हमने क्लास में क्या किया पहले उस बात को समझ लें। आज हमने लगभग बहुत सारी बातें करी, और ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे, लेक्चर नंबर 5 किया, जिसके अंदर हमने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवा दिए। अब आप इनकम निकालने में सक्षम है। देखो जी, इनकम टैक्स में करना क्या, मैं आपको पहले बता दूं, आप याद रखिएगा। सबसे पहला काम तो आप जब इनकम टैक्स में करना क्या है, अब जब आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करोगे, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना मेरे साथ, एक सेकेंड, अब जरा आपको करना क्या है। सबसे पहला काम देखिए, आपको अपना इनकम टैक्स निकालते वक्त पर्सन देखना है, कौन से पर्सन हो आप। दूसरा, प्रीवियस ईयर निकालना है, पता तो होना चाहिए, असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए। और फिर आप टोटल इनकम निकालने का काम शुरू करोगे। तो आपको ये देखना हमारा पर्सन कौन सा है, इंडिविजुअल HUF कंपनी है, कौन सा प्रीवियस ईयर है 19, 20, 20, 21, असेसमेंट ईयर क्या है। अब आपको सारा काम मैं जो करवाऊंगा ना आगे के लेक्चर्स में, आज के बाद टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स निकालना चाहिए। इनकम टैक्स में 2 ही काम है, पर्सन पता लगा दिया, सुनो मेरी बात, लो और सिंप्लीफाई करता हूं। सबसे पहले आपको पता लगाना है पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपके जब ये तीनों काम पूरे हो जाएं, आप 2 काम और करना इनकम टैक्स में, आपका इनकम टैक्स होना स्टार्ट। अब आपको अच्छा MCQs की प्रैक्टिस के अलग लेक्चर्स होंगे, और वो आपको बाद में मिलेंगे वंस यू गो थ्रू द लेक्चर्स। क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं, आप लोगों को पहले एक बार कॉन्सेप्ट पकड़े। प्रैक्टिस करने के लिए तो हम इकट्ठे एक बार प्रैक्टिस लगाकर कर लेंगे, तो पहले कंसंट्रेट करिएगा मेरे हिसाब से पढ़ने पर, और MCQs खुद प्रैक्टिस करिए एक बार, आपको सारी ऑप्शंस मिलेंगी। कुछ MCQs नहीं हुए, आप उनको गोल कर दीजिएगा, क्योंकि वो आगे जाके मैं कवर कर लूंगा, तो वो लेक्चर्स भी आपको आगे मिलेंगे। अभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन मात्र आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर है। फिर हल्के हल्के आप खुद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया, खुद लेक्चर्स पढ़े, कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आप नहीं हुए, आपने क्वेरी के लिए मुझे 9354117801 पे मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, पूछ लिया, कॉल करना है तो क्या करें, आप मुझसे पूछना स्टार्ट करिए। तो अब आपको आज के बाद करना क्या है, पर्सन देखो कौन सा है, प्रीवियस। उसके बाद दूसरा काम आपका होता है टोटल इनकम कंप्यूट करना। टोटल इनकम कैसे, 5 हेड्स आपको निकालने हैं, GTI निकालनी है, और उसमें से 80C to 80U माइनस करना है, और आपका आ जाएगा टोटल इनकम। और फिर टैक्स आपको कंप्यूट करके जमा करवाना है। वो तो मैंने आपको करवाई दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में। तो अब हम रिवर्स काम शुरू करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आपको टोटल इनकम निकालना सीखना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, सुनिएगा जरी बात सुनिएगा, मैं आपको करवाऊंगा कैसे, जरा पढ़ने का तरीका समझिएगा। अगर आप समझ गए तो आसान हो जाएगा रास्ता। अभी तक क्या है देखो, मैं आपको टोटल इनकम निकालते वक्त इनकम निकाल के दे रहा हूं, देखिए जरा देखिएगा। मैंने आपको देखो यहां पर बिजनेस इनकम दे दी 2 लाख। अब ये PGBP चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा ये 2 लाख रुपए कैसे आए, बात समझिएगा। ऐसे हम जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये समझ आएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे आया। तो अब हमारा रिवर्स काम शुरू हो रहा है आज के लेक्चर के बाद।
मुश्किल काम मैंने पहले करवा दिया, आसान काम करवा रहा हूं भाई। ये बिजनेस इनकम 2 लाख कहां से आई, इसमें कितने प्लस किया कितना माइनस किया, पीजीबीपी चैप्टर में आएगा। ऐसे यहां पर सैलरी इनकम दी हुई होती 8 लाख, ये सैलरी चैप्टर होगा। तो अब हमारा काम क्या है, हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना। अब हमारा काम है हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना। तो अब आपको क्या करना है, 5 लेक्चर्स के बाद हेड स्टार्ट करने हैं। हां जी, अब आपको हेड स्टार्ट करने हैं, मेरे हेड नहीं भाई, इनकम के हेड्स। और वो 5 हेड स्टार्ट करने हैं, फिर उसमें से जीटीआई बनेगी, फिर एटीसी टू एटीयू माइनस होगा। तो अभी मैंने आपको हेड्स आपके पास पहुंच गए, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशन है, ये सारे स्टार्ट करिए। हेड्स की टोटल जीटीआई, एटीसी टू एटीयू, टोटल इनकम और टैक्स निकालना तो आ ही गया। इसकी सिंपल प्रॉब्लम्स कर ली है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आगे जाके करेंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। उसके लेक्चर्स एमसीक्यू के हर चैप्टर के 1-1 घंटे के मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, वो भी आपको आगे जाके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। डोंट वरी, पूरा टेक्स्ट शुरू से लेकर आखिर तक जबरदस्त तरीके से करेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। बस जैसा टीचर बताए, गुरु बताए, उस रास्ते पे चलो। तो पहले ये 5 लेक्चर्स आपने देखे, समझे, कुछ क्वेश्चंस करो एमसीक्यू के। मैं तो प्रैक्टिस इकट्ठे करवाऊंगा दोस्तों, इकट्ठे आपको 10 लेक्चर भेजूंगा जिसमें सारा आपके हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। फिर आप खुद करो अभी। उसके बाद हेड्स पढ़ो, जीटीआई निकालो, एटीसी टू एटीयू माइनस करो, टोटल इनकम, टैक्स निकालना तो सिंपल प्रॉब्लम्स करवा दिए। टैक्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वंस योर हेड्स आर फिनिश्ड देन आई विल सेंड अक्रॉस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जैसी भी क्वेरी हो 9354117801, बंदा हाजिर है आपके लिए। फोन करिएगा, कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।